नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि समाचार। मैं आपके साथ प्रियंका मलिक हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। अपनों के बाद अब विपक्षी नेताओं ने भी अवैध खनन पर खोला मोर्चा। हरदा बोले, खनन माफिया के पैसों से बीजेपी लड़ रही चुनाव। बीते दिनों भाजपा नेताओं ने भी उठाए थे सवाल। उत्तराखंड में सटीक साबित हुआ मौसम विभाग का पूर्वानुमान। दून समेत कई जगहों पर हुई तेज बारिश। 3 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट जारी। बहत्तर घंटे के भीतर दून पुलिस ने सुलझाए ट्रिपल मर्डर की गुत्थी। बस की टिकट ने हत्या के सारे खोले राज। अवैध संबंधों के चलते हुई थी हत्या। और हल्द्वानी से कांग्रेस विधायक सुमित हृदेश का आरोप, विकास कार्यों में पक्षपात कर रही सरकार। मॉनसून सिर पर, लेकिन नहीं हो रहे मुकम्मल इंतजाम। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। अपनों के बाद अब अवैध खनन के मसले पर विपक्ष भी सवाल उठाने लगा है। कांग्रेस के सीनियर लीडर और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने राज्य में खनन माफिया के बीजेपी के साथ गठजोड़ के आरोप लगाए हैं। हरीश रावत ने कहा है कि राज्य में बड़े पैमाने पर अवैध खनन हो रहा है। बालू और बजरी को निचोड़ कर बीजेपी खा रही है और उसी के पैसे से भाजपा चुनाव लड़ रही है। और भयंकर तरीके से हो रहा है। बालू और बजरी को निचोड़ करके भाजपा खा रही है, उसका पी रही है और उसी पे तो चुनाव लड़े, उसी के पैसे से तो चुनाव लड़े। निचोड़ करके खा रही है। जब कहीं पर कुछ बालू अटक जा रहा है तो बाकी शराब के घूंटों से कर रही है। ये शराब और बजरी ये दो ही तो भाजपा की पहचान है। दोनों को निचोड़ करके खा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ दोनों को सदमति आई। उस समय लगता है कि कुछ सत्पुरुष उनमें बैठ गए, नहीं तो भाजपाइयों की आत्मा में आजकल सत्पुरुष बैठ ही नहीं रहा है, कुपुरुष ही बैठ रहे। वहीं हरिद्वार जिले के बहादुराबाद क्षेत्र में बीजेपी नेता द्वारा गैंगरेप और हत्या के मामले के बाद अब इस मसले पर विपक्ष ने भी सवाल उठाए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए पीड़ित की मां को राज्य पोषित घोषित करने की मांग की है। यह अत्यधिक गंभीर मामला है। एक गरीब मां, दलित मां, विधवा मां, उसकी एकमात्र सहारे को, और मुझे तो बहुत ही अत्यधिक घृणित है। बलात्कार अपने आप में महिला की आत्मा के साथ, उसके स्वाभिमान के साथ उसकी हत्या है, कई हत्याएं हैं। और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई और सामूहिक बलात्कार करके हत्या कर दी गई। ये राज्य के लिए बड़ा चिंता का विषय है। और मैं समझता हूँ कि राज्य सरकार को उसके माँ को राज्य पोषित घोषित करना चाहिए। और जिन लोगों ने ये जघन्य अपराध किया है, चाहे वो पाताल में भी है, उनको खोज के लाना चाहिए और उनको कठोरतम दंड दिया जाना चाहिए। वहीं देहरादून की मलिन बस्तियों में अवैध अतिक्रमण को गिराने की कार्रवाई जारी है। एमजीडीए अवैध मकानों को चिन्हित करने के साथ ही बुलडोजर की कार्रवाई कर रहा है। वहीं इस पूरी कार्रवाई को लेकर बीजेपी के विधायक विनोद चमोली ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा है कि सरकार एनजीटी के आदेश का पालन कर रही है। उन्होंने कहा है कि अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त करने का काम जो है वो अधिकारी कर रहे हैं और इस बातचीत को भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि 2016 के बाद के अतिक्रमण को ही हटाया जाए। देखिए, मैंने पहले एक बात कही है कि इस अभियान को मलिन बस्तियों के विरोध में अभियान नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि ये जनरल कोई अतिक्रमण हटाओ का अभियान नहीं चल रहा है, बस्तियों पर नहीं चल रहा है। ये एनजीटी के कारण जो हाईकोर्ट ने आदेश किए हैं, उन लोगों को चिन्हित करके उन पर कार्रवाई चल रही है और इसकी बाकायदा जाँच पड़ताल हुई है। अभी काठबंगला क्षेत्र में गब्बर सिंह बस्ती में भी इसी प्रकार की कार्रवाई चल रही थी। महिला की मौत में दुर्भाग्यपूर्ण रही वहाँ पर हुई है। और उसके बाद मैं देख रहा था कि वहाँ पर दोबारा से फिर जांच हो रही है। हम लोग ये सुनिश्चित कर लेना चाहते हैं कि 16 से पहले के जो लोग हैं उन पर कोई कार्रवाई न हो। हालांकि हमें कार्रवाई तो बहुत पसंद नहीं है, लेकिन कठिनाई यही है कि हाईकोर्ट के आदेश है और हाईकोर्टों के आदेशों के ऊपर कोई सरकार नहीं होती है।
वहीं राहुल गांधी को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद मिलने पर हरीश रावत ने खुशी जाहिर की। हरीश रावत का कहना है कि लोकतंत्र और संविधान पर जो खतरा मंडरा रहा था, राहुल गांधी के नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद अब वो डटकर इन मुद्दों का मुकाबला करेंगे। और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि अब कोई भी खतरा लोकतंत्र और संविधान पर नहीं आने वाला है। ये मैं तो बहुत भावविह्वल हूँ, एक अत्यधिक भारत के इतिहास में, लोकतंत्र के इतिहास में इस कालखंड की ये सबसे महत्वपूर्ण घटना है कि वो विपक्ष के नेता हैं। अब लोगों का विश्वास इस बात पर बन गया है कि लोकतंत्र, संविधान और संवैधानिक संस्थाओं के लिए, आरक्षण और सामाजिक न्याय के लिए जो खतरा उत्पन्न हो सकता था, अब उस खतरे का मुकाबला सशक्त तरीके से होगा और सरकार के ऊपर अंकुश रहेगा। पिछले कुछ दिनों में उत्तराखंड में महिला अपराध में इजाफा हुआ है। ऐसे में पुलिस प्रशासन के सामने महिला अपराधों को रोकना एक चुनौती बनता हुआ नजर आ रहा है। वहीं इस मसले पर विपक्ष के हमलों से सरकार भी असहज होती दिखाई दे रही है। यह रिपोर्ट देखिए। पहाड़ में तेजी से बढ़ रहा अपराध, महिला क्राइम के ग्राफ में बड़ा उछाल, लगातार हो रहा महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, लगाम लगाने में पुलिस प्रशासन नाकाम, जघन्य अपराधों पर उठ रहे सवाल। उत्तराखंड राज्य भले ही विकास और तरक्की के नए आयाम गढ़ रहा हो, कानून व्यवस्था को लेकर बड़े बड़े दावे और वादे किए जाते हो, मगर हकीकत बिल्कुल जुदा है। शांत रहने वाले पहाड़ों पर अपराध तेजी से बढ़ रहा है, खासकर महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध। और हैरानी की बात यह है कि बढ़ते महिला अपराधों पर लगाम लगाने में पुलिस प्रशासन भी नाकाम साबित हो रहा है। और यही वजह है कि अब महिला अपराधों के आंकड़ों का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। साल 2024 के बीते 5 महीनों की अगर हम बात करें तो एक रिपोर्ट के मुताबिक 660 महिला अपराध से जुड़े मुकदमे दर्ज किए गए हैं। कुमाऊं मंडल में महिला अपराध के मामलों में ऊधम सिंह नगर पहला और नैनीताल जिला दूसरे नंबर पर है। पूरे कुमाऊं में 1 जनवरी से 31 मई तक महिला अपराध के 660 मुकदमे दर्ज किए गए। दुष्कर्म, हत्या, अपहरण, जबरन शारीरिक संबंध, दहेज प्रताड़ना, यौन अपराध और मुस्लिम महिला विवाह अधिकार अधिनियम के तहत होने वाले सर्वाधिक 374 मामले 1 जनवरी से 31 मई 2024 के बीच ऊधम सिंह नगर पुलिस ने दर्ज किए हैं। दूसरे नंबर पर 149 अपराधों के साथ नैनीताल जिला दूसरे नंबर पर है। बीते 5 महीनों में अल्मोड़ा पुलिस ने 32, बागेश्वर पुलिस ने 14, पिथौरागढ़ में 51 और चंपावत में 40 महिला अपराध से जुड़े मामले सामने आ चुके हैं। इसके साथ ही पिछले 5 महीनों में दुष्कर्म के मामले चंपावत में 15, नैनीताल में 26 और ऊधम सिंह नगर में 80 दर्ज किए गए हैं। और अगर बीते कुछ सालों की एनसीआरबी की रिपोर्ट पर एक नजर दौड़ाई जाए तो साल 2020 में 2446 महिला अपराध दर्ज किए गए थे। साल 2021 में 3431 महिला अपराध दर्ज किए गए, जबकि साल 2022 में ये संख्या बढ़कर 4337 पहुंच गई। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड महिला अपराध के मामले में 6ठे पायदान पर है। राज्य में महिलाओं से जुड़ी कई योजनाएं चलाई जाती है। महिलाओं के साथ हो रहे अपराधों को लेकर कई जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं, लेकिन ये सब बेअसर साबित हो रहे हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट ने उत्तराखंड की सुरक्षा व्यवस्था को सवालों के कटघरे में खड़ा किया। और हैरानी की बात तो ये है कि उत्तराखंड राज्य को अस्तित्व में लाने के लिए महिलाओं की बड़ी भूमिका रही। बावजूद इसके इस पहाड़ी प्रदेश में महिलाओं से जुड़े अपराध कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। पहाड़ से लेकर मैदान तक महिलाओं के साथ हो रहे अपराधों के रिकॉर्ड इस बात की तस्दीक करते हैं कि राज्य में आज भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है और ये किसी भी सरकार और सिस्टम को कटघरे में खड़ा करने के लिए काफी है। नैनीताल और ऊधम सिंह नगर में वन विभाग खनन माफिया के खिलाफ एक्शन मोड में है। वन विभाग की टीम अब तक 5 स्टोन क्रैशर को सीज करने की कार्रवाई कर चुकी है, जबकि दर्जन भर से ज्यादा स्टोन क्रैशर की जांच की जा रही है। वन विभाग की डीएफओ प्रकाश चंद्र आर्य की माने तो कोसी नदी में अवैध खनन कर नदी के चारों तरफ खाई खोदने वालों के खिलाफ भी एक्शन किया जा रहा है। प्रशासन की चेतावनी के बाद अगर कोई भी नहीं मानता है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, अवैध खनन कोसी और दाबका नदियों में जो हमारी अवैध खनन की जो घटनाएं हो रही थी, इनके विरुद्ध एक
इस तरह से किया गया है कि एक पूरे हम अपने डिवीज़न से और खान विभाग और पुलिस विभाग सबकी संयुक्त तरीके से मिल करके हम लोग एक अभियान चला रहे हैं और इसमें कोशिश ये कर रहे हैं कि अवैध खनन पर पूर्ण रूप से जो है रोक लगा दी जाए। और इसी क्रम में हमारे द्वारा स्टोन क्रशरों पर कार्रवाई की गई है। जो जिनके द्वारा चोरी का माल खरीदा जा रहा है उनके ऊपर कार्रवाई करते हुए 5 स्टोन क्रशरों को फिलहाल सीज किया गया है और उनकी खरीद बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया। वहीं हल्द्वानी से कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश ने जिला प्रशासन और राज्य सरकार पर कांग्रेस विधायकों के साथ पक्षपात करने का आरोप लगाया। सुमित हृदयेश ने कहा कि उनके इलाके से होकर गुजरने वाले रक्सिया नाले की शुरुआत हेड का काम करने की बजाय सरकार बीजेपी विधायक के इलाके कालाडूंगी में आने वाले नाले के आउटफॉल को बना रही है। कि मानसून का सीजन आने वाला है, जो हेड है रकसिया नाले का जहाँ से शुरुआत होता है या कलसिया नाले का जो हेड है जहाँ से शुरुआत होता है, वहाँ कोई कार्य नहीं करा गया आपदा का। जो कार्य करा गया है टेल पे जहाँ पे कालाडूंगी विधानसभा है, क्योंकि वहाँ भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, यहाँ कांग्रेस का विधायक है। लगातार हल्द्वानी के साथ ये सरकार पक्षपात कर रही है। हमारे कोई प्रस्ताव होते हैं अभी तक वो लंबित है। 10 करोड़ रुपए के हमने सड़क के प्रस्ताव भेजे, अभी तक लंबित है। भाजपा के विधायकों के काम धड़ाधड़ हो रहे हैं, ऐसा पक्षपात कभी कांग्रेस की सरकार में नहीं हो रहा है। काशीपुर के मंडी गेस्ट हाउस पहुंचे राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह का अपर जिला अधिकारी पंकज उपाध्याय ने स्वागत किया। इस मौके पर राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा ने बताया कि कुछ देर रुकने के बाद महामहिम हरिद्वार के लिए रवाना हुए। और अब बात करते हैं उत्तराखंड के मौसम की। राज्य के लिए मौसम विभाग ने पूर्व अनुमान जारी किया है। आपको बता दें कि राज्य में 3 जुलाई तक भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह के मुताबिक चंपावत नैनीताल जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि देहरादून, पौड़ी, बागेश्वर, उधम सिंह नगर में बारिश का येलो अलर्ट जारी है। वहीं भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में अलर्ट रहने के निर्देश जारी किए गए हैं। आपको बता दें कि पहाड़ों पर सफर करने वाले यात्रियों को भी सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। 24 आवर्स में बात करें तो अनेक जगहों तक में बारिश मिली है, हल्की से मध्यम, और भारी वर्षा भी चक्राता में मिली है करीब 70 mm, और इसी तरह 69 mm जो है धारचूला में भी रही है। तो ठीक है, रेनफॉल एक्टिविटी अब शुरू हो गई है प्रदेश में अगर देखा जाए। और आज भी मैं बात करूं तो ज़्यादातर जगहों में आपको बारिश मिलेगी। जहां तक भारी वर्षा की बात है तो उसमें चाहे देहरादून है, इसी तरह जो है नैनीताल है, और अंदर के डिस्ट्रिक्ट में बात करें तो पिथौरागढ़ और बागेश्वर, तो इनमें रखा गया कि एका दुक्का जगहों में भारी वर्षा मिलेगी। और जो हल्की से मध्यम बारिश है वो तो ज़्यादातर जगहों में देखने को मिलेगी। साथ में जो इंटेंस स्पेल है वो भी कहीं कहीं पर आप देखेंगे कि वो भी चीज़ें देखने को मिलेगी। प्रदेश में इन दिनों हो रही बारिश से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। धान की खेती करने वाले उधम सिंह नगर के किसानों की माने तो बारिश धान की बुआई के लिए काफी फायदेमंद साबित होगी। उन्होंने बताया कि इस वक्त प्रदेश में किसान धान की बुआई कर रहे हैं। लगता है कि जैसे अभी मौसम बदला है, वन्य जीव में जो भी प्राणी या जंतु प्यासे थे उनको भी राहत मिली है। किसानों के लिए गन्ने का जो सूखना था, धानों की फसल सूख रही थी, उसमें भी पानी का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है और किसान बहुत खुश हैं। इसलिए धान की रुपाई भी चालू हो चुकी है। और सबसे ज़्यादातर ये है कि जो गर्मी से की राहत हमको बहुत ज़्यादा मिली है। जिन लाशों को पहचानना नामुमकिन था, जिनकी शिनाख्त करना पुलिस के लिए एक चुनौती हो सकती थी, बहरहाल देहरादून के बड़ोवाला में मिली 3 लाशों की गुत्थी बस के टिकट ने सुलझा दी है। हत्यारोपी पुलिस की गिरफ्त में है। क्या है पूरा मामला, आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। घटना राजधानी देहरादून के प्रेमनगर थाना क्षेत्र के बड़ोवाला की है, जहां सूखे नाले से उठी दुर्गंध के कारण कूड़े में दबी 3 लाशों का पता चला। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब शवों को देखा तो उनकी शिनाख्त कर पाना नामुमकिन था। पुलिस ने शवों की पहचान के लिए नाले के आसपास छानबीन की तो शवों के पास एक बस का टिकट नजर आया, जो हत्या की गुत्थी सुलझाने के लिए अहम सबूत बन गया। पुलिस ने टिकट के जरिए बस की पहचान की और पता चला कि इस गाड़ी में महिला अपनी 2 बच्चियों के साथ बिजनौर के नहटौर से 23 जून को देहरादून के आईएसबीटी पहुंची। ये सुराग मिलने के बाद दून पुलिस ने आईएसबीटी के सीसीटीवी कैमरे खंगाले, जिसमें महिला एक शख्स के साथ जाती नजर आई। पुलिस के लिए सीसीटीवी फुटेज के जरिए कातिल तक पहुंचना आसान हो गया और आखिरकार रेशमा और उसकी बच्चियों का कातिल हसीन पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस की सख्ती में आरोपी ने कत्ल का हर राज उगला।
आरोपी ने बताया कि महिला के साथ उसके अवैध संबंध थे। महिला उस पर शादी का दबाव बना रही थी, जिसके चलते उसने उसे मौत के घाट उतार दिया। यही नहीं, महिला की जिस 8 महीने की मासूम को उसने मारा, वो उसकी अपनी औलाद थी। समस्त घटनाक्रम के बारे में बताया, लेकिन परिस्थितियों में कैसे उसका इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। तो उससे जब पूछताछ की, उसके द्वारा बताया गया कि उसका संबंध जो मृतका रेशमा है उससे था, क्योंकि रेशमा का डाइवोर्स हो चुका है और वो क्योंकि वहीं के रहने वाले उसके गाँव के आपस में प्रेम प्रसंग चल रहा था और इस दौरान काफ़ी क्लोज नजदीकियाँ हो गई। उसके बाद वो यहाँ पर जब काम पे आने लगा तो उसके द्वारा बार बार जिद की जाने लगी कि वो भी इसके साथ यहाँ पर रहना चाहती है और अपने गाँव में नहीं रहना चाहती, क्योंकि उसका डाइवोर्स हो चुका है। इस बात से ये बीच में उसको टालता रहा कि महिला तलाकशुदा थी और आरोपी शादीशुदा। महिला से पीछे छुड़वाने वाला आरोपी अब सलाखों के पीछे हमेशा के लिए कैद हो गया। वहीं रुद्रपुर के छतरपुर में रेलवे ओवरब्रिज नहीं बनने से लोगों में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। दरअसल रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण के लिए 56 करोड़ की धनराशि स्वीकृत है। टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद निर्माण कार्य अधर में लटका हुआ है। लोगों ने बताया कि ओवरब्रिज न होने की वजह से रेलवे क्रॉसिंग पर जाम लग जाता है। आपको बता दें कि स्थानीय लोग कई बार रेलवे ओवरब्रिज निर्माण को लेकर प्रदर्शन भी कर चुके हैं। रेलवे क्रॉसिंग फ्लाईओवर की मांग को लेकर पिछले 3 साल से हम लोग लगातार आंदोलन, धरना प्रदर्शन और पुतला दहन कर रहे हैं, लेकिन कार्यदायी संस्था को काम देने के बावजूद भी अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है। इसके लिए पूर्ण जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की है। सिडकुल और जिला मुख्यालय नज़दीक होने के कारण आए दिन हजारों की संख्या पे यहाँ पर जो यात्री हैं और जो लोग हैं इसी रोड पर आगमन करते हैं, लेकिन जब सेंटिंग होती है 2-2 घंटे 3-3 घंटे जाम में फंस जाते हैं। वहीं बाजपुर में लेवड़ा नदी की सफाई के लिए स्थानीय लोगों ने सीएम धामी के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। लोगों ने बताया कि बारिश के चलते लेवड़ा नदी से बाजपुर में बाढ़ जैसे हालात पनपते हैं। उन्होंने कहा है कि पिछले मानसून सीजन से सीख लेने के बजाय अधिकारी अभी भी लापरवाह बने हुए हैं। ज्ञापन देने का भाई मुख्य कारण इस प्रकार है कि हमने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन भेजा अब्दुल गारी महोदय के द्वारा कि जो वार्ड नंबर 3 और वार्ड नंबर 13 का एरिया है हमारा, बहुत ही बाढ़ से बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो जाता है और करीब 24-24, 3-3, 4-4 दिन पानी वहां से निकल के नहीं आ होता और पूरे बाढ़ग्रस्त एरिया हो जाता है। और हर साल की तरह शासन प्रशासन पूरी तरीके से इस बार भी फेल लग रहा है मुझे, क्योंकि शासन प्रशासन कोई भी तैयारी नहीं लग रही है। वहीं रुद्रपुर में शुक्रवार से 3 दिवसीय विशेष कोचिंग कैंप की शुरुआत की गई है। जानकारी के मुताबिक विशेष कैंप ने व्हीलचेयर बास्केटबॉल टीम तैयार की जाएगी। कार्यक्रम के आयोजक भारत भूषण चुग ने बताया कि कैंप में पैरा एथलीट को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके बाद खिलाड़ी अक्टूबर में ग्वालियर में होने वाली राष्ट्रीय व्हीलचेयर बास्केटबॉल प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। उत्तराखंड के तत्वाधान में हम लोग एक डिसेबल्ड बास्केटबॉल पैरा ओलंपिक जो टीम है प्रदेश की उत्तराखंड की, उसका चयन करने के लिए स्टोन रेंज इंटरनेशनल स्कूल में 3 दिन का ट्रेनिंग कैंप लगा रहे हैं, जिसमें हमारी टीम जो उत्तराखंड की टीम चुनी जाएगी वो ग्वालियर में राष्ट्रीय पैरा बास्केटबॉल टीम खेलने के लिए जाएगी। इस तैयारियों की समय तैयारियां चल रही हैं ट्रेनिंग की, और पहली बार उत्तराखंड की पैरा बास्केटबॉल टीम का यहाँ रुद्रपुर में स्टोन रेंज इंटरनेशनल स्कूल में। वहीं अल्मोड़ा में राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ ने समाज सेविका हेलन केलर की जयंती पर कार्यक्रम का एक आयोजन किया। इस मौके पर संघ के सदस्यों ने दिव्यांगजनों के लिए भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें पहला, दूसरा और तीसरा स्थान हासिल करने वाले सभी विजेताओं को सम्मानित किया गया। प्रतियोगिता में शामिल हुए छात्रा ने बताया कि दृष्टिहीन संघ ने उन्हें आगे बढ़ने का काफी अच्छा अवसर प्रदान किया है। बाधितों के लिए संगठन 2001 से लगातार कार्य कर रहा है। इसकी स्थापना 2001 में की गई। तब से लेकर हम लगातार दृष्टिबाधितों के लिए जो भी हो सकता है उनके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, उन्हें मुख्य धारा में सम्मिलित करने के लिए जितना कार्य हो सकता है उसके लिए हम प्रयत्नशील रहते हैं। दृष्टिबाधितों के तमाम किस्म की उनके पास परेशानी होती हैं। आर्थिक रूप से तो वो निर्बल होते ही हैं, साथ ही घरों में भी और समाज में भी वो परिष्कृत रहते हैं। तो उनको समाज में भी परिष्कृत न रखा जाए, उनको अच्छी शिक्षा दिलाई जाए। अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए हम प्रयत्न करते हैं उनको। दिनेशपुर के ग्राम प्रफुल्लो नगर गांव के निवासी किसान सुखदेव सिंह के बेटे प्रकट
सिंह की अमेरिका के कैलिफोर्निया में सड़क हादसे में मौत हो गई। आपको बता दें कि युवक की मौत की खबर के बाद से परिवार में शोक की लहर है। वहीं पीड़ित परिवार केंद्र सरकार से मृतक के शव को जल्द इंडिया लाने की मदद की गुहार कर रहा है। आज से 1.5 साल पहले अमेरिका गया था और हिंदुस्तान की बेरोजगारी की वजह से ना यहाँ पे काम होने की वजह से आज हमारा सारा इलाका खाली हो गया, क्योंकि यहाँ काम ही नहीं है। और हमारे यहाँ के लड़के आज, हमारे भाई या हमारी बहनें सब अमेरिका में काम करते हैं। ये कल शाम 5 बजे हमारा भाई सुबह अपने घर से निकला है। उसने अपने स्टोर पे जाना था, दुकान पे, और जब घर से निकला, अभी रोड पे गाड़ी चढ़ाई है और दूसरी तरफ से ट्रक आया तो उसने आके मार दिया। और ट्रक लगने की वजह से उसकी मौके पे ही मृत्यु हुई। तो इस टाइम तो वो अमेरिका में ही है। वहीं रुद्रपुर में आबकारी विभाग ने ग्राम रामपुरा, महाराजपुर और छतरपुर में नाले के किनारे चल रही शराब की भट्टियों को नष्ट किया है। इस मौके पर टीम ने कार्रवाई करते हुए 6 भट्टियों को नष्ट करने के साथ ही 120 लीटर कच्ची शराब को बरामद किया। टीम ने 7000 किलोग्राम लहन भी मौके पर नष्ट किया है। आज आबकारी विभाग रुद्रपुर की टीम द्वारा ग्राम रामपुरा, महाराजपुर और छतरपुर के पास जो अवैध शराब की भट्टियां थी उनको नष्ट करने की कार्रवाई की गई है। इसमें 120 लीटर हमने शराब बरामद की है और 7000 केजी लहन नष्ट किया है। ये कार्रवाई आगे भी चलती रहेगी। अब प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। अब तक के लिए मुझे दे इजाजत, नमस्कार। अपनों के बाद अब विपक्षी नेताओं ने भी अवैध खनन पर खोला मोर्चा। हरदा बोले, खनन माफिया के पैसों से बीजेपी लड़ रही चुनाव। बीते दिनों भाजपा नेताओं ने भी उठाए थे सवाल। उत्तराखंड में सटीक साबित हुआ मौसम विभाग का पूर्वानुमान। धुंध समेत कई जगहों पर हुई तेज बारिश। 3 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट जारी। बहत्तर घंटे के भीतर धुंध पुलिस ने सुलझाए ट्रिपल मर्डर की गुत्थी। बस की टिकट ने हत्या के सारे खोले राज। अवैध संबंधों के चलते हुई थी हत्या। और हल्द्वानी से कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश का आरोप, विकास कार्यों में पक्षपात कर रही सरकार। मॉनसून सिर पर लेकिन नहीं हो रहे मुकम्मल इंतजाम।